साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूँ याशिका वर्मा। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नए विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम चर्चा करेंगे आज हीगल के ऊपर। हीगल एक बहुत बड़े आदर्शवादी विचारक कहे जाते हैं, यानी कि आइडियलिस्टिक विचारक कहे जाते हैं, और इन्होंने राज्य को सर्वशक्तिमान राज्य की थ्योरी के रूप में हमारे समक्ष रखा है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उन चरणों में हम आज उन चरणों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस चीज़ के बारे में आज बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत की। द्वंद्ववाद का सिद्धांत क्या होता है? तो द्वंद्ववाद एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम सत्य की खोज करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, विचारों के मध्य संघर्ष प्रदर्शित करते हैं। ऐसा माना जाता है, क्योंकि आदर्शवादी सोच तो ये कहती ही है कि इस दुनिया का जो उदय हुआ है, इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है, वो विचार तत्व की अभिव्यक्ति है, जिसे कई रूपों में अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो चेतना हो, चाहे वो विचार तत्व हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस या फिर विश्वात्मा के रूप में भी आप देख सकते हैं कि हीगल ने कई तरीके से अपनी चेतना को परिभाषित करने की आपके समक्ष कोशिश की है, लेकिन उनके सबके भाव एक ही है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर क्या ये इनका खुद का ही आविष्कार था, या फिर हीगल द्वारा इस पद्धति यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसी अन्य विचारक से किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पद्धति का प्रयोग इन्होंने प्लेटो और यूनानी शास्त्रियों से प्राप्त किया है। यूनान में जिस तरीके से राज्य के रूप और उसके विकृत रूप का हमारे समक्ष प्रदर्शित किया गया था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी अपने चिंतन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। प्लेटो को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्लेटो ने जिस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, वो हीगल उस द्वंद्वात्मक पद्धति का बहुत अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति में आप देखेंगे कोई कोई एक तत्व होता है और एक बाह्य तत्व होता है। एक बाह्य तत्व के हस्तक्षेप के माध्यम से आप कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किंतु हीगल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हीगल का कहना है कि विश्वात्मा की प्रकृति ही परिवर्तन को निमंत्रण करती है। तो इसमें विचारों के मध्य संघर्ष होता है, और विचारों के मध्य संघर्ष से ही नए विचार तत्व की उत्पत्ति होती है। अर्थात वो पहले कहती है किसी भी वस्तु का मौलिक स्वरूप होता है, फिर उस वस्तु के मौलिक स्वरूप में कुछ अंतर्विरोध उत्पन्न होने लगते हैं, चूंकि सत्ता स्थायी होती है और अंतर्विरोध तो क्षणभंगुर होते हैं, और फिर अंतर्विरोध और उस मौलिक वस्तु के स्वरूप में कई अंतर्विरोधों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे वो एक वस्तु के मौलिक स्वरूप को थीसिस बोलते हैं, और जो उसका प्रतिवाद उत्पन्न होता है, जो उसके विरोध में अंतर्विरोध उत्पन्न होते हैं, उसे एंटीथीसिस के रूप में हमारे समक्ष रखते हैं। और फिर जब इनमें संघर्ष होता है, तो इनमें संघर्ष के उपरांत एक नए विचार तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे वो संवाद कहते हैं। वाद और प्रतिवाद से वो संवाद को श्रेष्ठ बताते हैं। वो संवाद इसलिए श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि उसमें दोनों के सत्यांश मौजूद होते हैं, इसीलिए वो वाद या प्रतिवाद से श्रेष्ठ होता है। अब ये समझने की चीज़ है कि इस वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से वो राज्य के विषय में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हीगल के विषय में दो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरे सिद्धांत को समझने में हमारी मदद करेगी। पहला, कि वो व्यक्ति और राज्य के हितों में किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं पाते। पूर्ववर्ती चिंतकों में आप देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार विचारकों की यही सोच होती है कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और व्यक्तियों को कितनी शक्ति दी जाए, दोनों के मध्य संघर्ष है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि देखिए, दोनों के मध्य संघर्ष तो उत्पन्न हो ही नहीं सकते। और दूसरा, इन्होंने बोला कि राज्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्थान है, जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर पाता है। तो ये चीज़ जो है हमें वो हीगल की समझने में ज़रूरी है। दरअसल हीगल के इसकी पीछे पृष्ठभूमि क्या थी? हम किसी भी विचारक को देखते हैं, विचारक कहीं ना कहीं, वो विचारक जो भी होता है, वो अपनी पृष्ठभूमियों से प्रेरित होकर कोई नए प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक यही स्थिति थी आपकी हीगल की, क्योंकि हीगल क्या करना चाहता था, एक जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र बनाना चाहता था, और संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में वो उसको देखता था। तो कहीं ना कहीं हीगल भी इसी बात से प्रेरित था, इसीलिए उसने राज्य को ईश्वरीय प्रतिमान तक घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि उसने कहा था कि धरती पर ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है राज्य। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने की। हमने इसका डायलेक्टिक मेथड देखा, जिसमें हमने द्वंद्ववाद का सिद्धांत देखा, जिसने उसने कहा किसी भी वस्तु का मौलिक रूप होता है, उस वस्तु के मौलिक रूप के उपरांत उसका प्रतिवाद यानी कि उसका विरोध उत्पन्न होता है। जब विरोध तीव्र हो जाता है, तो उसके उपरांत हम देखते हैं कि उसमें संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें दोनों के सत्यांश एक दूसरे को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, और अंत में हमारे समक्ष एक परिवर्तन आता है। इन्होंने कहा कि चेतना जो होती है वो स्वयं को प्रस्फुटित करती है अलग अलग रूपों में। ठीक है, मानव जो है, मानव में चेतना सबसे उत्कृष्ट रूप में होती है, किंतु यहाँ पर उसकी अंतिम अवस्था हम नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य के आगे भी कुछ है,
और मनुष्य के आगे कुछ है, यानी कि वो राज्य। मनुष्य अपना कार्य संपूर्ण खुद नहीं कर सकता, मनुष्य एक अपूर्ण इकाई होती है, जबकि राज्य एक पूर्ण इकाई होती है। मनुष्य की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीगल की दृष्टि में मनुष्य एक पूर्ण इकाई नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो राज्य के भीतर रह के ही अपना नैतिक विकास करता है और राज्य के भीतर रहकर ही अपना कल्याण करता है। तो इस तरीके से हीगल कहते हैं कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों के रूप में होता है, और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को ही उन्होंने हमें डायलेक्टिक मेथड यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये है उनकी राज्य की परिकल्पना, जिसमें वो व्यक्ति के राज्य में रहने के लिए उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य एक स्वावयवी जीवधारी होता है, जिसमें आपका जो समाज होता है, जो राज्य होता है, वो एक सामाजिक होता है और व्यक्ति उसका एक अभिन्न अंग होता है। चूँकि जिस तरीके से हमें हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर निरंकुश अधिकार प्राप्त होता है, ठीक उसी तरीके से वो ये भी कहते हैं कि राज्य को अपने व्यक्तियों के ऊपर एक निरंकुश अधिकार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस सिद्धांत के निरूपण से, इस सिद्धांत के प्रतिपादन से हीगल हमें बता रहे हैं कि एक द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति ही संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात अपने आप में ठीक है, किंतु हीगल इतना आगे चले गए और आगे जाके वो ये भूल ही जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है जो कहीं ना कहीं निरंकुशता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता है, व्यक्ति का बिल्कुल ही स्वतंत्रता को उसने गला घोट दिया है, जिस कारण इनको आलोचनाओं का भी बहुत सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी आलोचना यही कही जाती है कि ये फांसीवाद के सबसे बड़े प्रणेता माने गए हैं, और इसके अलावा ये कट्टरवादी साम्यवादी व्यवस्था के जनक भी कहे जाते हैं। तो देखा जाए तो किसी भी विचारक के कोई अपनी त्रुटि कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि विचारक अपने समय और परिस्थितियों के मुताबिक और उनसे प्रेरित होकर ही अपनी लेखनी से कुछ भी लिखते हैं, किसी भी सिद्धांत का निरूपण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा उनके सिद्धांत के विषय में जानकारी ले पाए होंगे। ये बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी हमने प्राप्त की है, बाकी सदैव अध्ययनशील रहने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और वो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।